70% लोग बीमार हैं, कैंसर है, डायबिटीज है। हम लोग फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रूट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। कभी किसी ने बताया नहीं, सिर्फ दवाइयाँ दी। उन हेल्थ चैलेंजेस के साथ साथ जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस थे। मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया, डिप्रेशन और स्ट्रेस की स्थिति हो गई। लेकिन क्या कोई व्यक्ति कभी इस डिजीज से जीवन में रिकवर हुआ है? कि जो आपके चेहरे पे हो रहा है, चमक है, उसका राज भी इसी में तो नहीं छुपा जो आप कर रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे बुक्स पढ़ते पढ़ते। कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी अभी तक? एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग की मैं जानता हूँ वो ट्रॉमास कितने पेनफुल होते हैं। मसूरी आ रहा हूँ आपके साथ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम भी यही थी, चैलेंज भी यही था, उसका ओवरकम भी हमने यही करना है सर। ऊपर वाले ने हमें कभी भी आधा अधूरा पैदा नहीं किया। सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकते हैं और उन व्यक्ति का नाम है श्री राम कृष्ण परमहंस। कौन है? यही तो जानने आया हूँ कि कौन हूँ। लेकिन वो तांडव तो अंदर कहीं ना कहीं कर रही है। आज हैजा होता ही नहीं है, आज प्लेग होता ही नहीं है। मन जीते जग जीते, मन हारे जग हार। तो अगर आप यही माइंड को संकेत दे तो वो कैंसर को खत्म करने वाले टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स को रिलीज क्यों नहीं कर सकता? मेरा सवाल है, क्यों नहीं कर सकता सर? आपका एक आम का पेड़ है या किसी भी फल का पेड़ है और उसमें फल अच्छे नहीं आ रहे हैं, खट्टे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, साइज ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, कैसे ठीक करो? कुछ तरीका है आपके पास कि ऊपर ऊपर से ठीक हो जाए? नहीं होगा। आपको उसकी जड़ों पे काम कर। तो जो आपका भी आउटर वर्ल्ड है ना, जो भी आपका शरीर है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ कहीं हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरे संसार में 70% लोग ओबीस हैं, मतलब मोटे हैं। 70% लोग बीमार हैं, कैंसर है, डायबिटीज। और हमारे देश में जहाँ पे आयुर्वेद, योग और बहुत सारी पहले से ऐसी साइंस थी, ऐसी डाइट थी, ऐसा लाइफस्टाइल था कि हमें तो कैंसर वर्ड ही नहीं सुना था। मेरे टाइम में, हमने बचपन में कभी कैंसर नहीं सुना। आज जगह जगह कैंसर। कितने लोगों को, अपने प्रियजनों को हम लोग गवा रहे हैं कैंसर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो उसी जड़ पे काम करते हैं जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे घर में डायबिटीज रही है, भाई को, पिताजी को, लेकिन हमेशा ट्रीटमेंट ये रही, दवाई खा लो। जड़ किसी ने नहीं बताया कि डायबिटीज हुई क्यों। क्या डायबिटीज रिवर्सिबल है? आज मुझे पता रिवर्सिबल है। 90 दिन में हो जाती, 30 दिन में हो जाती, 60 दिन में हो जाती, डाइट से और लाइफस्टाइल चेंज से हो जाती। लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं, सिर्फ दवाइयाँ दी, सिर्फ सर्जरीज हुई, सिर्फ और सिर्फ इलाज हुए, लेकिन जड़ नहीं बताई किसी ने कि ये हुई क्यों और बगैर दवाइयों के ठीक कैसे हो सकती है, रूट कॉज उसका क्या है, माइंडसेट से कैसे ठीक हो सकती है, और उसके अलावा होलिस्टिकली कैसे ठीक हो सकती है। तो आइए हम जानेंगे अनुराग ऋषि सर से। बहुत जाने माने एक्सपर्ट है, बहुत ही एकम्प्लिश पर्सनैलिटी है इस फील्ड में। बहुत सारे ये कैंप्स लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का इन्होंने जीवन में बदलाव दिया है, बहुत लोगों को एक ऐसी गिफ्ट दी है, एक ऐसी गिफ्ट दी है, सब कहते हैं हेल्थ की गिफ्ट, सेहत की गिफ्ट। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी हमारे इस शो में। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे ऐसे लगता है कि जो आपने शुरुआत कर दी है आज, इस जो वार्तालाप होगी हमारी जितनी भी देर चलेगी, लेकिन जो आपने सटीक, बिल्कुल सही इसका उद्गम पकड़ा है कि हम लोग फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, रूट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये एक मैसेज हर एक इंसान तक पहुंच जाए और वो रूट्स के ऊपर काम करने लग जाए, तो शायद ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह हो सकती है और बहुत सी चीजों को हम अपनी जिंदगी से, इस दुनिया से, गलत चीजों को खत्म कर सकते हैं अगर सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएं। सो थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुली इसको इलैबोरेट करने के लिए और यहाँ से इस पूरे चर्चा की शुरुआत करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं, लाखों करोड़ों लोग ये वीडियोस देखते हैं, उन तक ये मैसेज, उन तक आपका नॉलेज, आपका तजुर्बा, आपकी एक्सपर्टीज पहुंचे। तो थोड़ा ब्रीफली बताएंगे आप क्या करते हैं और कैसे ठीक करते हैं, क्या सारा प्रोसेस है ये? बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा तजुर्बा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। असल में हुआ क्या, मैं छोटा सा अगर अपनी स्टोरी से मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ। कुछ समय पहले की बात है कि मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस होने लगे सुरेश जी, और उन हेल्थ चैलेंजेस के साथ साथ जिंदगी में भी बहुत से चैलेंजेस थे जिसके कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। आपको? मुझे खुद को? कब की बात है ये लगभग आप ये लगाओ कि
10 साल पहले की बात है। अच्छा। 8-10 साल पहले की बात है। और उस समय पर मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं समझ आ रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को कैसे खत्म करूं। मैंने देखा कि दवाई ले रहा हूं तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक का मतलब कि मैं सो जाता था, माइंड इतना स्लो हो जाता था कि मैं कुछ कर नहीं पाता था। डिप्रेशन की जो दवाइयां थी, स्ट्रेस की जो दवाइयां थी, उनका डोज जो है बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोई क्योर नहीं हो रहा था। और फिर धीरे धीरे पता चला कि बॉडी में बहुत सारी और दिक्कतें होने लग गई हैं, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट भी आने लग गए हैं, और कोई भी चीज ठीक नहीं हो रही है। जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं टेम्परेरी पॉज तो कर दे रहा हूं, लेकिन उसका सोल्यूशन परमानेंटली मुझे नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने गूगल किया, क्योंकि डॉक्टर, आप क्या करते थे? मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस लाइफ में हुए जिनके कारण से बहुत ही डिप्रेशन और स्ट्रेस की स्थिति हो गई, और उसी दौरान मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया, जिस कारण से मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था उस समय को, कि मैं अपने पापा के साथ बहुत अटैच था, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन को मैं कैसे ओवरकम करूंगा। हर एक चीज में मैंने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मैं जो आपसे चीज शेयर कर रहा था कि मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि अब तुम्हें ये भी होने की संभावना है, ये भी हो रहा है, बॉडी में लम्प्स बम्प्स हो रहे हैं, बीपी एकदम से 180/120 बीपी चला जाता था। तो ऐसे ही मैं घर आया तो मैंने गूगल किया, जो डॉक्टर मुझे बोल रहा था कि ये संभावना हो सकती है जो बम्प्स तुम्हारे शरीर में हो रहे हैं उसके। तो मैंने गूगल किया कि क्या कोई व्यक्ति कभी, वो एक डिजीज का नाम लिखा जिसका नाम लेने से भी लोग घबराते हैं, कि क्या कोई व्यक्ति कभी इस डिजीज से जीवन में रिकवर हुआ है। तो मैंने देखा तो मेरे सामने लगभग 10-15 लोगों की वो आ गई, और मेरे सामने 3-4 बड़ी खूबसूरत किताबें आई। एक किताब का नाम था एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, नॉर्मन कजन ने लिखी थी। एक बुक का नाम था यू कैन हील योर लाइफ, लुइस ने लिखी थी। एक बुक का नाम था हील, जो कि कैली न्यूमैन ने लिखी थी। एक बुक का नाम था रेडिकल रेमिशन, जो कैली टर्नर ने लिखी थी। अब ये बुक्स मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब बुक्स वो थी जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों के ऐसे एविडेंसेस थे जिन्होंने अपनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को बिल्कुल क्योर किया 100%, और अपनी जिंदगी में आज वो खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। और मैंने ये बुक्स ऑर्डर की, इनको पढ़ना शुरू किया, और जिंदगी में मेरे साथ पहली बार सुरेश जी ऐसा हुआ कि मैं कोई किताब शुरू करता और उसके बाद मैं जब तक उसको खत्म नहीं कर लेता था, ना मैं खाता था ना मैं पीता, कुछ नहीं। मैंने उससे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती चली गई, मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए बुक्स पढ़ते पढ़ते। मैं हैरान हो गया कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोला जा रहा है वो उनसे रिकवर कर रहे हैं। मेरे समझ में आ गया, मैंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और शायद मुझे तो कुछ ऐसा है भी नहीं, और शायद जो मेरे पास रखा हुआ है सब कुछ, उसका कारण मानसिक है। क्योंकि उन बुक्स में मुझे पढ़ के समझ में आया कि जितनी भी डिजीजेस हमको हो रही हैं, इसका कोई क्लियर कट आंकड़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी क्रॉनिक इलनेसेस हो रही हैं वो 90% से ज्यादा साइकोसोमैटिक है। हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारी सोच, जो भी नेगेटिव हम सोच रहे हैं वो लगातार हमारी बॉडी में कुछ नेगेटिव केमिकल्स को ट्रिगर करके उन बीमारियों को हमारे शरीर में क्रिएट कर रहा है। जब मुझे ये समझ में आया, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस पढ़ी नॉर्मन कजन की, कैसे एक इंसान को इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है और वो सिर्फ हंसने से, खुश रहने से, विटामिन सी लेने से अपने आप को क्योर कर लेता है। हम लुइस हे का समझ में आया कि कैंसर होने के बावजूद कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन से, हंसने से, खुश रहने से, प्यार से, मोहब्बत से वो अपने आप को ठीक कर सकती हैं। तो मुझे भी ये समझ में आ गया कि चीजों का जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं यहां पर छुपा हुआ है। और ये तो सुरेश जी, आप और मैं नहीं, सिर्फ ये आज किसी भी व्यक्ति से पूछो, हर इंसान मानेगा कि ऊपर वाले ने हमें कभी भी आधा अधूरा पैदा नहीं किया। उसको आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बोलो, भगवान बोलो, खुदा बोलो, वाहिगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, लेकिन उन्होंने हमको हर एक एबिलिटी दी है। और ऐसा मुझे लगता है कि हमें खुद से स्वस्थ रहने की, हील करने की एबिलिटी भी उस डिवाइन सुप्रीम बीइंग ने हमारे ही अंदर मैनुअल दिया है। बिना मैनुअल के कुछ नहीं बनाया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग जो हमारे मैनुअल को डिकोड करके लिख के गए थे, हमारे योगीज, हमारे साधक, वो लोग जो अपने अंदर उतरे, हमने उनको ना फॉलो करके हमने बाहर की चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज हम वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल बनते जा रहे हैं, जिसके कारण कैंसर हमारे देश में इतना बढ़ रहा है कि जितना मतलब हमें कभी हमने सोचा, नाम भी नहीं सुने थे, और वो डिजीजेस आज हमारे पास आ रही हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, हमें लगता था कि सिर्फ अमेरिका में होगा, लेकिन आज उसके बाद उसको टक्कर देने के लिए चाइना और अमेरिका को हम उसके बराबर आकर के खड़े हो गए हैं। सिर्फ कारण यह है कि हमने उसके रूट कॉज पे काम नहीं किया, अपनी सोच को बदलने पे काम नहीं किया। वो जो हमारे योगी, हमारे एंसेस्टर्स जो हमें चीजें दे करके गए थे, दादी नानी के नुस्खों में भी जान थी सर।
ठीक। लेकिन हमने उनको छोड़ करके और हमने सिर्फ आउटर वर्ल्ड में शरीर को कैसे ठीक किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस गलत है या एलोपैथी गलत है, वो बहुत बढ़िया, वो भगवान का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए, क्योंकि आज अगर वो ना हो तो बहुत सारी डिजीजेस को हम मतलब एंटीबायोटिक्स ना होती, वो ना होती, सर्जरीज को इस नए मुकाम पर ना लाया जाता। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं उसके साथ अपने इंटरनल रूट पर काम करने की जरूरत थी, जो शायद हमने छोड़ दिया, भूल गए। और मैंने वहां से उनको चीजों को पकड़ा और जब मैंने अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाया तो मुझे लगा ये चीजें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और मैंने एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर अपने आप को बोला कि मैं यहाँ से रिजाइन करता हूँ और मैं अब ये होलिस्टिक वेलनेस को स्टडी करूंगा और लोगों के जीवन में अपने साथ साथ ये बदलाव लेकर के आऊंगा। तो आपकी एज क्या है? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 22 पे रुक गया था, उसके बाद जो भी है वो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एज नहीं बढ़ रही है। तो कितने साल का एक्सपीरियंस और कितनी एज? मेरा उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है 22 से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आपके चेहरे पे हो रहा है, चमक है, उसका राज भी इसी में तो नहीं छुपा जो आप कर रहे हो? नहीं, उसका राज इसमें छुपा हो सकता है काफी हद तक, क्योंकि मैंने ऐसा नोट किया कि अभी भी जब मैं सर अपनी 10 साल पुरानी फोटो देखता हूँ और मैं आज की अपनी फोटो देखता हूं तो 10 साल पहले मैं शायद 60 का लगता था, क्योंकि लोग भी इससे रिलेट करेंगे सर। जब किसी इंसान की जिंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी घर कर लेती है ना सर, उसकी उम्र 10-20 साल बड़ी दिखने लगती है, उसके चेहरे पर पता लगने लगता है। और वो इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमाता हो, ऐसा पता लगता है कि ये इसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, चेहरे पर वो एक डलनेस आ जाती है। क्यों? उसके एक साइंटिफिक बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों जब स्ट्रेस के हार्मोन्स हमारे पास रिलीज होते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्यूलर लेवल पर अटैक करना शुरू करते हैं सर, हमारी लॉन्जेविटी पर अटैक करते हैं, हमारी वो जो एजिंग का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देते हैं, उस पर अटैक करते हैं। और वहीं जब दिमाग में सुकून हो, मैं ऐसे बहुत से लोगों को मिलता हूं सर, बहुत ब्यूटीफुल ऑरा जिनका है, जो संत हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके चेहरे पर बिना लवली शवली लगाए सर चेहरे पर आभा मंडल में एक ऐसा तेज होता है, कारण समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सुकून है, मानसिक शांति है। और आप जिस चीज को जीवन में पाना चाहते हो या जो आप कर रहे हो उसका उद्गम और उसका अंत उस व्यक्ति के अंदर से ही निकलता है। तो मुझे लगता है वो उस व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज आभा मंडल और खूबसूरत सी रोशनी को बढ़ा देता है। तो शायद ये कारण होगा कि मैं ये चीजें खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों तक भी ये चीजें पहुंचा रहा हूँ, तो लोगों का प्यार, दुआएं और आशीर्वाद मिलता रहता है। बहुत बढ़िया। तो आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फुल फ्लेज इसी को अपना प्रोफेशन बनाया कि अपनी हेल्थ ठीक की और आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक कर रहे हैं। सॉरी, मैं जॉब नहीं कर रहा था, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था और कॉर्पोरेट कंपनीज में हम लोग ट्रेनिंग्स करते थे और बहुत अच्छा एज अ फ्रीलांसर मेरी अपनी खुद की कंपनी थी। तो वो ट्रेनिंग का भी बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जब चेतना आई कि जब मैं इन चीजों से बदलाऊं तो क्यों ना ये बाकी लोगों तक चीजें पहुंचाई जाए। और कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी अभी तक अंदाजा? सुरेश जी, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो अगर सभी इवेंट्स को मैं देखूं, सिर्फ इवेंट्स को, यूट्यूब वीडियोस से मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोगों ने यूट्यूब वीडियोस से बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सुधार किया होगा। लेकिन हमारे जो इवेंट्स हैं, हमारा एक इवेंट होता है सर मेंटल डिटॉक्स, उसका कोर कॉन्सेप्ट ये था कि सब लोग फिजिकल डिटॉक्स की बात करते हैं। कोई आता है सर शराब ज्यादा पीता हूँ, लिवर कैसे डिटॉक्स होगा, किडनी कैसे, कोई ये। हमने कहा कि आप सब कुछ डिटॉक्स कर रहे हो, क्या आप माइंड को डिटॉक्स कर रहे हो? अपने घर में एक दिन का कचरा संभाल के हम लोग नहीं रखते हैं, वेट करते हैं कचरे वाली गाड़ी आएगी और हम उसमें कचरा डालेंगे, लेकिन यहाँ 25-25 साल पुराना कचरा संभाल के रखते हैं। 20 साल पहले 19 फरवरी 1800 इतने में, 1900 इतने में मेरे साथ सर ऐसे हुआ था, सर यहाँ पड़ी है सर चीजें। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था मेंटल डिटॉक्स। ऑनलाइन 3 घंटे का प्रोग्राम हमने वो करना शुरू किया और उसमें अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग सर वो प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, जहां पर हम विजुअलाइजेशन, मतलब और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, अवेकनिंग और हीलिंग इंटेलिजेंस है, नो दाई सेल्फ एक फिजिकल रिट्रीट है जहां खुद लोग 7 दिन हमारे साथ एक रिजॉर्ट में बंद रहते हैं, अपने आप को जानते हैं और अपने आप को जानने की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। वैसे बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन एक इवेंट की बात करूं, मेंटल डिटॉक्स में ही हम 1 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर चुके हैं। और अब ये जो मेंटल डिटॉक्स है क्या होता है, क्या करते हैं उसमें? बहुत अच्छा सवाल है सर। मेंटल डिटॉक्स में जैसे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया कि हर कोई अपनी बॉडी को तो डिटॉक्स कर रहा है लेकिन माइंड को डिटॉक्स नहीं कर रहा। बॉडी को ही कम लोग कर रहे हैं, बॉडी को ही कम लोग कर रहे हैं, माइंड तो कभी गिनती में ही नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो भी है बॉडी के साथ ही है, शरीर ही बीमार हो रहा है, शरीर को ही ठीक करना है। लेकिन
हमारे उपनिषदों में बताया गया कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है सर, और हमारे यहां तो जो एंड लेयर तक है उसके भी कोर सटल पार्ट को, जिसको हमने आत्मन बोला है, वहां तक के कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं। तो इस बॉडी को तैत्तिरीय उपनिषद में 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश मींस फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। उसके बाद प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मींस जहां पर हमारे प्राण प्रवाहित हो रहे हैं, वो शरीर में प्रवाहित नहीं हो रहे। योग किसके ऊपर काम करता है? प्राणों के थ्रू। प्राणायाम क्या है? प्राणों को एक नया आयाम देना। प्राण सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वो ब्रेथ जो है वो प्राणों को कैरी कर रही है, और उस ब्रेथ को बदल के कई प्राणों को नया आयाम देके हम अपने प्राण शरीर के ऊपर काम करते हैं। और आप देखो, जब प्राण शरीर के ऊपर काम करता है, ये अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी ठीक होने लगती है। तो हम प्राणमय कोश और मनोमय कोश। मनोमय कोश में क्या है? हमारे विचार, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स। और आज बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं कि हमारे शरीर पर जितनी भी व्याधियां, जितनी भी डिजीजेस, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो जब हम मनोमय कोश के ऊपर काम करते हैं, तो हम उन नेगेटिव फीलिंग्स के मीनिंग को बदलने पर काम करते हैं। हम वो जो कई पुराने 20-20 साल पुराने थॉट्स रखे हुए हैं कि सर इतना टाइम पहले सर उसने धोखा दिया था, सर मेरे को फ्यूचर का डर सताता है, सर मुझे किसी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कहां पड़ा है? मनोमय कोश में। और आज साइंस बोल रही है कि कितनी डिजीजेस साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब हमारी साइकी, हमारा माइंड वो डिजीजेस शरीर को दे रहा है, क्रिएट कर रहा है। यही मैंने एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस में पढ़ा, यही मैंने लुइस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ में पढ़ा, कि कैसे आज बहुत से लोग जिनको कैंसर हो रहा है, वो कैंसर, सर लोग डॉक्टर के पास जाके बोल रहे हैं भाई मैंने तो शराब नहीं पी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, मेरे वो डॉक्टर बोल रहा है कहीं यहाँ पे कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, वहां बचपन से। लुइस हे ने तो बकायदा अपनी बुक में लिखा है कि हर एक इमोशन का एक कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट है। आप जो इमोशन ले रहे हो, उससे जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करती हैं। सुरेश जी, आप देखो, अगर हम किसी खट्टी चीज के बारे में सोचें, नींबू, चटकारेदार टिक्की, गोलगप्पा, दही भल्ले, चाट पापड़ी, पुचका, क्या होता है? हमारे यहां पर और जीभ के नीचे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं सर। ये जैसे ही हम सोचते हैं, ये हार्मोन रिलीज करने लगते हैं। उसको क्या बोला जाता है? स्लाइवा। मुंह में पानी आ गया, मुंह में, मेरे भी आ गया, लार आ गई मुंह में। कैसे आई सर? क्या हमारे सामने वो चीज है? नहीं है। Your mind doesn't know the difference between imagination and reality. दिमाग इमेजिनेशन में और रियल क्या है इसमें फर्क नहीं करता। इसीलिए कई बार सपने में डर लगे तो इंसान को पैल्पिटेशन हो रही होती है, पसीना आता है, हार्ट बीट बड़ी होती है। सर वो तो सपना था, रियल थोड़ा था। लेकिन दिमाग को नहीं पता कि वो रियल नहीं था, उसको ऐसे ही लगता है जैसे ये रियल है। ये खट्टी चीजों के बारे में सोचा, दिमाग को लगता है रियल है। ऐसे ही हम किसी चीज को, फ्यूचर की किसी चीज को लेकर डर रहे हैं, दिमाग को लगता है रियल है। मुंह में खट्टी चीज सोचने से स्लाइवा रिलीज हुआ। ऐसे ही डर के विचार सोचने से कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनलिन, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज हुआ। और जब वो 1-2 बार रिलीज हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लगातार उसी फेज में है और वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते जा रहे हैं, तो वही हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। कैसे? सिर्फ सोचने से। तो हमने मेंटल डिटॉक्स में क्या किया कि जो भी नेगेटिव विचार हमारे पास पड़े हैं, कई लोगों के पास तो सुरेश जी पैटर्न्स पड़े हैं, वो अच्छा सोच ही नहीं सकते। उनको बच्चा घर से 1 घंटा लेट हो जाए तो यही लगता है कि कुछ गलत ना हो गया, एक्सीडेंट ना हो गया, बच्चा कहाँ है। वो सोचते नहीं कि सुरेश जी का वीडियो देख के जीवन ना बदल रहा हो अपना, कहीं बैठ करके आराम से उनके साथ कोई चर्चा में ना। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा पैटर्न वो बन चुका है। तो जो हमारे बिलीफ्स कई बार बन चुके हैं, उनको बदलने में वो इवेंट जो है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो बहुत अहम योगदान देता है। लोगों के नेगेटिव बिलीफ्स बदले जाते हैं। कई लोगों के अंदर पेनफुल मेमोरीज रखी हुई है, वो हम खत्म ट्रॉमा हो जाते हैं। कई लोग ट्रॉमास, और मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं जानता हूं वो ट्रॉमास कितने पेनफुल होते हैं। और उनका सोल्यूशन हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। जो भी कोई बताता है वो कहता है डॉक्टर को दिखा लो, गोली खा लो, जो कि गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसके रूट पे भी काम करना पड़ेगा कि कैसे हम उसको खत्म कर सकते हैं या उसके मीनिंग को बदल सकते हैं। तो वापस आते हैं, आपने बोला मेंटल डिटॉक्स रिट्रीट करते 6-7 दिन की, जुलाई में मैं भी आ रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगेगा। मसूरी आ रहा हूँ आपके साथ। तो वो नो दाई सेल्फ रिट्रीट है, मेंटल डिटॉक्स ऑनलाइन प्रोग्राम है हमारा। वो नो दाई सेल्फ है, जहां इंसान खुद को जानता है। तो चलो पहले मेंटल जो ऑनलाइन करते हैं मेंटल डिटॉक्स, उसका क्या प्रोसेस कराते हैं आप? जैसे उसमें सुरेश जी हम सिर्फ बीमारी या
और भी जो हैंड ब्रेक से, मैं इन्हें हैंड ब्रेक कहता हूँ, हाँ। कि किसी को पैसा गवा दिया तो उसका ट्रॉमा, नुकसान हो गया, वो डर के ही जी रहा है फिर ना हो जाए। किसी ने कोई प्रियजन को खो दिया एक्सीडेंट में, तो हर एक के लिए डर रहा है कि यार अब इसको ना खो दूं। वो भी ठीक करते हैं, खाली आप डिजीज पे ही काम करते हैं? हम सिर्फ उसके मनोमय कोश पे काम करते हैं। अच्छा। डिजीज देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, कोई मेरे पास आके बोलता है सर मुझे किडनी का इशू है, कोई व्यक्ति बोलता है कि जी मुझे माइग्रेन बहुत रहता है, हेडेक बहुत रहता है, कोई बोलता है कि जी मेरे को डायबिटीज है। ये सब बाहर से अलग अलग नाम है, अंदर से क्या है, इनसे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंट कोई फीलिंग या थॉट हमारे पास रखा हुआ है। अच्छा। हम अगर कोई बोलेगा सर मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊं सर मुझे, मैं नहीं प्रॉब्लम नहीं, कोई मुझे, पहले तो प्रॉब्लम हम बोलते ही, हम उसको कहते हैं इसको चैलेंज से रिप्लेस करो, क्योंकि प्रॉब्लम शब्द से रिलेटेड अलग फीलिंग्स हमारे पास रखी है, चैलेंज शब्द से रिलेटेड अलग फीलिंग्स। चैलेंज में जोश आता है कि मैं तो इससे ओवरकम करना चाहता हूं, और प्रॉब्लम से इंसान दबना चाहता है। तो सबसे पहले तो हम उसको ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज है, और जो चैलेंज है उससे रिलेटेड इमोशन क्या है। देयर आर ओनली बेसिक 2 इमोशंस, फियर एंड लव। आप देखोगे कोई बोलता नहीं जी जेलसी भी एक इमोशन है, मैं कहता हूं वो जेलसी भी किसी डर के कारण ही आ रही है। कोई बोलता है एनवी एक इमोशन है, कोई बोलता है एंगर एक बहुत बड़ा इमोशन है, मैं कहता हूं गुस्सा आ रहा है तो ये भी किसी डर के कारण ही आ रहा है। या फिर कोई बोलता है ग्रैटिट्यूड, मैंने कहा ग्रैटिट्यूड तब करोगे जब लव होगा, मोहब्बत होगी अंदर। कोई कहता है कोई और ब्यूटीफुल इमोशन, मैंने कहा वो तब होगा जब लव होगा। देयर आर ओनली बेसिक 2 इमोशंस, नेगेटिव में फियर और एंगर, ये 2 इमोशंस हैं जो हमको डिसरप्ट करते हैं। तो हम उससे इमोशन पूछते हैं, क्या इमोशन है, सिर्फ इतना सा ही। और दुनिया में मैंने इतने लोगों के साथ, 1 लाख से ज्यादा लोग तो हम मेंटल टॉक्स में विजुअलाइजेशंस करवा चुके हैं, मैंने देखा कि सिर्फ 6 प्रकार की चीजें हैं जो इंसान को तंग करती हैं। एक है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। दूसरा है बाल की खाल, राई का पहाड़ खुद से बनाते रहना। दूसरा है भविष्य को लेकर के डरते रहना, इसी को हम एंजाइटी बोलते हैं। एंग्शियस थॉट्स का आना कि कल को मेरे साथ क्या होगा, मैं पैसा नहीं कमा पाया तो क्या होगा, मेरे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई तो क्या। अब देखो सब चीजें अलग हैं, लव्ड वन की डेथ और पैसा बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके पीछे इमोशन क्या है, फ्यूचर का डर, अनस्टेबिलिटी, अपने ऊपर विश्वास, ट्रस्ट का ना होना। ठीक ऐसे ही और 2-3 चीजें हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंट अगर इमोशंस देखें तो सिर्फ 6 चीजें निकलती हैं। तो हम इन 6 के ऊपर काम करते हैं विजुअलाइजेशंस के थ्रू। तो मेंटल डिटॉक्स में हम उनको ये बताते हैं कि जो भी यहाँ पास्ट का बर्डन रखा हुआ है, मैं आपके उस बर्डन को खत्म करूंगा। जो भी फ्यूचर का डर रखा हुआ है, मैं उस डर के मायने को बदलूंगा। जैसे मान लो किसी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, तो मैं उसको विजुअलाइजेशन में लेकर के जाऊंगा और उसको ऊंचाई में कंफर्टेबल करूंगा। अब वो रियल तो है नहीं, तो मैं जैसा उसको कमांड्स देता जाऊंगा, उसको वैसा सोचने को बोलूंगा। कि ऐसा नहीं करूंगा कि एकदम पहाड़ पे नहीं, अब आप देखो ठंडी हवाएं चल रही हैं, अब आप देखो धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हो, अब देखो आपके साथ कौन है, आपका लव्ड वन क्या आपके साथ है, क्या आपका लाइफ पार्टनर है, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, किनके साथ हैप्पी फील कर रहे हो उस पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए। तो धीरे 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 माइंड को ग्रैब करते करते उस ऊंचाई की चोटी पर ले जाके देखो, आपका बेटा आपके साथ है, आपकी माँ आपके साथ, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ है। तो वो एक बड़ा एक प्रोसेस है सर ये, कि कैसे माइंड के साथ वो गेन किया जाए कि माइंड धीरे धीरे उस सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाए, उसका फोकस ऊंचाई के साथ साथ और बड़ी खूबसूरत चीजों पर हो। तो ऐसे विजुअलाइजेशंस कुछ क्रिएट की जाती हैं जिनके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के माइंड में उस ऊंचाई को कंफर्टेबल कर देंगे। जब उसने यहां पर उस ऊंचाई से कंफर्टेबल वो हो गया, बेसिकली वो ऊंचाई से डर कहां रहा था, वो तो ऊंचाई पर कभी गया ही नहीं सर। जब डर रहा था तो वो गया ही नहीं, वो डर कहां रहा था, यहाँ जैसे पानी से डर लगता है, पानी में गए तो पानी में गया ही नहीं कभी, डर रहे हो यहाँ। तो हमने ठीक कहां करना है, अगर और सर हो तो यही रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको थप्पड़ तुम पढ़ो, अरे भाई वो पढ़ने में दिक्कत नहीं मान रहा है, उसके साथ इमोशन कुछ गलत अटैच हुआ है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल देता हूं सर, हमारे एक सर, मुझे स्पेलिंग नहीं याद होते, कभी भी नहीं होते थे, आज तक भी। हाँ, और एक सर हमारे टीचर थे, उन्होंने एक दिन स्पेलिंग बता रहे थे तो उन्होंने कहा असैसिनेशन। भाई ये तो और खतरनाक चीज है, मैं पहले ही सो था असैसिनेशन। उन्होंने कहा बेटे देखो आज तुमको स्पेलिंग अब से ऐसे सीखेंगे कि तुम भूलोगे नहीं। मैं कहा वाह सर, ये तो आज गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने मुझे स्पेलिंग सिखा दिए। बोले हाँ। बोले एक चीज याद रखो। मैंने कहा क्या सर? बोले एक गधा। ठीक है सर। बोले उसके ऊपर दूसरा गधा। ठीक। बोले उसके ऊपर मैं। ठीक है सर। बोले उसके ऊपर पूरा देश।
अब रिपीट करो इसको। मैंने कहा सर एक गधा, उसके ऊपर दूसरा गधा, उसके ऊपर आप, उसके ऊपर पूरा देश। बोले बिल्कुल ठीक है। बोले SSI नेशन। सर वो दिन था, आज का दिन है, मैं असैसिनेशन के स्पेलिंग नहीं भूला, और आज जो इसको सुन रहा है इसके बाद वो भी कभी नहीं भूलेगा। हम कह रहे हैं पढ़ो, इसका रट्टा लगाओ, लेकिन रट्टा लगाने की जगह क्या मैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकता था? अगर मैंने इंटरेस्टिंग बना दिया तो वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। ठीक वैसे ही अगर हम यहां पर उसके इंटरेस्ट क्रिएट करके एक विजुअलाइजेशन उसको दें, जिस चीज को लेकर के वो यहां डर रहा था, अगर मैंने उसका सॉल्यूशन भी उसको यहीं पर दे दिया, तो प्रॉब्लम भी यही थी, चैलेंज भी यही था, उसका ओवरकम भी हमने यही करना है सर। ठीक वैसे ही बल्कि लुईस है तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती है सुरेश जी। वो कहती है जिस इंसान की गर्दन में, कमर में यहां पर दर्द डेवलप हो गया, सर्वाइकल डेवलप हो गया है, दवाइयां ले रहा है, मना नहीं है, लेते रहो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे आराम नहीं आ रहा तो चेक करो कहीं परिवार का बोझ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके ऊपर नहीं आ गई अचानक से। वो घर का एकदम से मुखिया तो नहीं बन गया। लोग कह रहे हैं स्लिप डिस्क हो रहा है, ये हो रहा, क्या रिस्पॉन्स, क्या बर्डन है जिसको वो नहीं उठा पा रहा। वो होगा 100 किलो का, वो होगा बॉडी बिल्डर, वो होगा करोड़ोंपति, लेकिन यहां से वो किसी बर्डन को नहीं झेल पा रहा सर इमोशनली। इसलिए गर्दन में पेन है, इसलिए कंधे में पेन है, इसलिए सर्वाइकल है। अब दवाई खाने से खाओ कोई बात नहीं, लेकिन ठीक कैसे होगा? जब वो जो पेन है, जो बर्डन है, उस बर्डन सम फीलिंग के मीनिंग को हम बदलेंगे। वो व्यक्ति आके बोलता है कि सर एक ऐसा ही लड़का मेरे पास आया, उम्र सर उसकी 23 साल, और सर्वाइकल हो रखा सर, बोला सारा दिन चक्कर आते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। बातचीत हुई, पता चला कि 1.5 साल पहले उसके फादर का, उसके पिताजी का देहांत हो गया था। 3 बहनें हैं घर के अंदर, और सबकी शादी करनी, और उनका बोझ उसके ऊपर आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे तो ये बोझ खत्म होगा, नहीं। उसकी मानसिकता अगर बदल गई ना सर कि ये बोझ नहीं है, मैं इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकता हूं, तो उसको कुछ विजुअलाइजेशंस, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी करवाई सर, 18 दिन के अंदर वो जो 1.5 साल से वो दर्द लेके घूम रहा था और ठीक नहीं हो रहा था, 18 दिन के अंदर वो दर्द चला गया। कैसे? कि उसकी फीलिंग्स को हमने बदल दिया। तो यही काम हम मेंटल डिटॉक्स में कर रहे हैं। वो जो मेंटल बर्डन कई लोगों के पास पड़े हैं, उन फीलिंग्स को हम बदलने की कोशिश करते हैं। जब वो बदलती हैं तो चीजें शरीर में ऑटोमेटिकली बदलने लगती हैं। तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं व्यूअर्स के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये समझ में आई है कि रूट कॉज देखिए कि किसी के यहाँ डेथ हुई फादर की, मुखिया बना और दर्द यहाँ हो रहा। तो आप सोच के देखिए कि अगर किसी भी बीमारी से आप पीड़ित है, किसी भी पेन से पीड़ित है, सोच के देखिए, थोड़ा 1 मिनट का पॉज लीजिए, कहाँ से आ रहा है आपकी जिंदगी में। अभी रिसेंटली या कुछ साल पहले क्या ऐसा बदलाव हुआ है जिसका नतीजा ऐसा निकल रहा है। तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे और क्लैरिटी होगी, लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिटी तो मिली है कि यहाँ से बहुत बड़ा कमाल है। बीमारी पहले यहाँ है, जिंदगी के जो भी इंसिडेंट है वो यहाँ है, और रिजल्ट यहाँ निकल रहा है कहीं ना कहीं। तो ये तो हो गया मेंटल डिटॉक्स। अब ये आप जो रिट्रीट करते हैं 7 दिन की, जिसमें मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वहाँ किस तरह के लोग आते हैं, उनको क्या हेल्प मिलती है उसमें? सुरेश जी, वहां पर हर एज ग्रुप के इंसान आते हैं। वहां पर 18 साल से लेकर के और 80 साल तक के लोग आते हैं। कितने लोग होते तकरीबन? सर वहां पर सिर्फ और सिर्फ गिनती के हर बार 70 लोग होते हैं। अच्छा, 70 ना 69 ना। अच्छा, 71 हो नहीं हो तो आप नहीं लोगे? मतलब 71 हो गए तो हम नहीं लेते। जैसे अभी हम क्या चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो हमारा अब लास्ट में जो इवेंट अप्रैल में होने वाला है 21 से शुरू होगा, जो पता नहीं व्यूअर्स इसको कब देख रहे हैं, 21 से शुरू होगा, वो फुल है। मई फुल है, जून फुल है, जुलाई की सीट्स अवेलेबल है। हर महीने करते हैं? हर महीने करते हैं। और वही मसूरी में और लोनावाला में। अच्छा, 2 जगह पर होता है। तो अब जुलाई की सीट्स अवेलेबल है, तो 71st कैंडिडेट हमारे पास आता है तो हम उसको नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर देते हैं। हम उसको, क्योंकि वहां पर हर एक इंसान तक एक जो पर्सनल कनेक्ट है वो एस्टैब्लिश नहीं होता, तो फिर वो चीजें नहीं घटित हो पाती जो हम करना चाहते हैं। जिन चीजों को लोगों को लगता है कि ये तो मतलब 25 साल की मेडिटेशन के बाद ही होगा, ये तो कुंडलिनी जागरण होगा तभी होगा, वो चीजें हम वहां 7 दिन में प्रैक्टिस करते हैं। उसका जो सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट होता है वो यही होता है जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर रहा था। इसलिए हमने उस इवेंट का नाम रखा नो दायसेल्फ, खुद को जानना।
जो कि हम जानते नहीं है। लोगों को पूछो कौन है, वो अपना नाम बताते हैं, हाँ। अपनी जात बताते हैं, अपना धर्म बताते हैं, मजहब बताते हैं, अपना जेंडर बताते हैं, अपना कास्ट बताते हैं, सब बताते हैं। लेकिन मैं कौन हूं? मैं अक्सर एक बात ये बोलता हूं कि एक छोटा सा बालक था, बच्चा था छोटा सा, उसका नाम था नरेंद्र। उसको किसी ने बोला कि तुम अगर किसी को गुरु धारण करना चाहते हो तो तुम्हारे जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब एक व्यक्ति दे सकते हैं, और उन व्यक्ति का नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। उनके दरवाजे पर जाओ, दरवाजा खटखटाओ। तो वो छोटा सा बालक नरेंद्र जिसका नाम है, वो छोटा सा बच्चा रामकृष्ण परमहंस का दरवाजा खटखटा रहा है, और अंदर से आवाज आती है रामकृष्ण परमहंस की कि कौन है? वो छोटा सा बच्चा नरेंद्र बाहर से बोलता है, यही तो जानने आया हूं कि कौन हूं। यही जानना है कि कौन हूं। बहुत गहरी बात है। और उसी बच्चे को आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैं हूं कौन। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट है सर, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया कि हम 5 लेयर्स से बने हुए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमने सिर्फ अपने आप को एक फिजिकल बॉडी जाना है, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं अभी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पर बता रहा हूं ना, ये सब सिर्फ मोटिवेशन लगता है सर, कोरा ज्ञान। हाँ, तुम बोल रहे हो स्ट्रेस खत्म हो जाए, हाँ ठीक है, तुम बोल रहे हो ऐसे कर, हाँ ठीक है, लेकिन जिंदगी में बड़ी दिक्कतें हैं। इसका कारण ये है कि हमारे बहुत सारे इमोशंस, हमारे बहुत सारे बिलीव्स, हमारी बहुत सारी एनर्जीज हमारे प्राणमय कोश में स्टक है। वो प्राणमय कोश जिसमें 72,000 नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं, वो प्राणमय कोश जिसमें हमारे 7 चक्र हैं शरीर के, जिसको 7 चक्रा। अभी हम ऑफ द कैमरा जब नीचे बात कर रहे थे कि ऋषिकेश कैसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, जहां पर लोग सिर्फ कुंडलिनी जागरण के लिए, योग सीखने के लिए, 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए 70% लोग वहां पर इंडिया के बाहर से आ रहे हैं सर। 70% लोग। और यही कारण है कि जो हमारी चीजें थी, हमारे योगियों ने बनाई, हमारे योगियों ने जो जानी, वो हम छोड़ करके हम कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये बाहर की चीजों पर ही फोकस करेंगे, और वो लोग यहाँ आकर इसको सीख करके जा रहे हैं। सर मैं अक्सर बोलता हूं, यहां से लोग सिर्फ कोहिनूर ही नहीं चुरा कर लेकर के गए, ये नालंदा और तक्षशिला से जो चीजें बहुत सी उठाई गई है यहां से, उनका हिसाब भी हमारे पास नहीं है। और उनमें से ये चीजें थी जो हमारे योग में, हमारे प्राणमय कोश को बैलेंस करने की बहुत सी चीजें थी, जिसमें से एक था सप्त चक्र ध्यान, सप्त चक्र साधना, सप्त चक्र चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा। कैसे सूर्य चिकित्सा कर देता है सर इंसान की, कैसे 7 चक्रों को अगर आप प्राणमय कोश में बैलेंस करते हो, कैसे लोग ठीक होने लगते हैं, कैसे मनोमय कोश पर, यानी विचारों पर। देखो आज साइंस ढूंढ रही है कि हम ये जो थॉट्स, किसी डॉक्टर से पूछो ना कि सर स्ट्रेस क्यों हो रहा है, बोलेगा सर स्ट्रेस का क्या कारण है, बोलेगा जी इसका कारण तो पता नहीं, ये तो आपको पता होगा कि आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, एक्सेस में एड्रेनालिन रिलीज कर रही है, एंडोस्टेरोन एक हार्मोन होता है वो रिलीज कर रही है, जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। सर मेरे को एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये कॉर्टिसोल रिलीज ना हो तो हमको स्ट्रेस नहीं होगा? अगर मेरी बॉडी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, नोरपेनेफ्राइन, एनेंडामाइड रिलीज नहीं करेगी, मैं खुश नहीं होऊंगा सर। खुशी का मतलब क्या है कि मुझे कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। वो केमिकल्स कैसे रिलीज हो रहे हैं? वो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं कुछ सोचने से। वो सोच कहां आ रही है? मनोमय कोश के द्वारा, मन में आ रही है सोच सर। हम इसको बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब है मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। बुद्धि अलग लेवल पे काम कर रही है, मन अलग लेवल पे काम कर रहा है सर। क्या सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्लियरली नहीं लिखा कि इसमें क्या है? क्या पीने वाले को फोटो नहीं दिख रही? क्या वो पीवीआर में जाता है तो वो नहीं दिखाते उससे पहले ऐड? डराते कितना सर, क्या वो बाहर निकल के सिगरेट पीना छोड़ देता है? ऐड देखता है तो लगता है, एक बार सोचता तो जरूर है कि यार ये काम गलत तो कर रहा है। बुद्धि तो कह रही है, बुद्धि कह रही है भैया सिगरेट गलत है, बुद्धि कह रही है चीज गलत है, लेकिन मन कह रहा है भाई जो इससे आनंद आ रहा है, एक ही जीवन मिला है। क्योंकि बुद्धि बड़े थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट करती है सर। मन के अंदर प्रोग्रामिंग है। जब बुद्धि, कॉन्शियस माइंड काम करना बंद करता है तो इंसान स्ट्रेस आया, फिर वो नहीं याद करता कि मूवी कौन सी देखने गया था, फिर वो कहता है जेब से पैकेट निकालो, सिगरेट निकालो, और उसको पता भी नहीं चलता कब वो सिगरेट पूरी 2 खत्म कर चुका है, पता भी नहीं है। हमें पता है हम सांस ले रहे हैं सर। अब ध्यान गया है, अब गया है कि आपने बात की तो इससे पहले कहां से ऑपरेट हो रहा था? अनकॉन्शियस से, सबकॉन्शियस से ऑटोमेटिक चल रहा। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है जिसके कारण हम ऑटोमेटिक चल रहे हैं।
हमारे 99% हमारे बिहेवियर्स, आप कैसे बैठोगे, हाथ कैसे रखोगे, कैसे कपड़े ठीक करोगे, कितना वजन डालोगे, गाड़ी में कौन सा हाथ से दरवाजा खोलोगे, किस तरह से बात करोगे, हाथ कैसे, प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग कहां हो रही है? सारी मन में स्टोर्ड है। हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? बुद्धि पे। मोटिवेशन दे दो, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और सुबह सुबह 5:30 बजे माइनस में टेम्परेचर है, रजाई ओढ़ के बंदा सोया हुआ है, और वो उसको कहो कि भागो, दौड़ो, निकलो। मन कह रहे है जो आनंद रजाई में है ना सर, ये नहीं मिलेगा जीवन में दोबारा। बुद्धि तो कह रही थी कि सुबह उठूंगा अलार्म लगा के। सर 93% लोग, थोड़े दिन पहले डेटा पढ़ा था, 93% लोग ऐसे हैं जो अलार्म का स्नूज बटन हिट करते ही करते हैं। 93% लगाया था तो सोच रहे थे 5 बजे उठ जाऊंगा, हाँ। और जब अलार्म बजा तो लगा कि भाई ये तो 10 मिनट और, हाँ। फिर लगा 15 मिनट और 28% लोग ऐसे हैं जो अलार्म से उठते ही नहीं। कौन ऑपरेट कर रहा है? मन। ये मन कहां है? मनोमय कोश में, जहां सारे विचार, जहां फीलिंग्स, जहां इमोशंस, जहां पैटर्न्स, जहां बिहेवियर्स सब रखे हैं। तो सर हम उस इवेंट में प्राणमय कोश पर प्राणों को नया आयाम देते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं, कुछ ब्रेथ वर्क्स ऐसे करते हैं, कुंभक रेचक लगाते हैं, सांसों को रोकते हैं, शरीर को नए लेवल पर ले जाते हैं। वो लोग जो बोलते हैं ना कि सर, मतलब कभी अभी आप आएंगे जुलाई में तो आप अनुभव करेंगे, वहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, कोई मतलब लोग हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, शरीर कांप रहे हैं, लोग कुछ आवाज, वो कहां चीजें ऐसी स्टक हो रखी हैं मन में। और सिर्फ इस जन्म की नहीं सुरेश जी, जन्मों जन्मों की चीजें मनोमय कोश में पड़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो तांडव तो अंदर कहीं ना कहीं कर रही है। उनको, प्राणमय कोश को और मनोमय कोश को हम लोग वहां खाली करते हैं, क्योंकि हम आनंदमय कोश से बना हुआ एक पिंड है। आनंदमय कोश तक हम कब जाएंगे? सबसे पहले तो शरीर, जब हम थोड़ा सा उससे दूर हटेंगे, अन्नमय कोश से शरीर से दूर हटेंगे, फिर प्राणों से, प्राणमय कोश से, फिर मनोमय कोश से। मन हमको हटने नहीं देता सर। कभी देखो, मेडिटेशन करने एक व्यक्ति बैठेगा ना, जितनी खुजली कभी नहीं हुई उतनी मेडिटेशन के टाइम पे होगी। मन बोलेगा कहां जा रहा है, ये शरीर के साथ जुड़, भटकेगा, शरीर खुजल रहा है, स्क्रैचिंग करो। जितने विचार कभी नहीं आए उस टाइम आएंगे सर जब मेडिटेशन कर। अभी तो कोई विचार नहीं है, मेडिटेशन करने बैठो, सारे वो कहेंगे कहां जा रहा है। सर मन जो है वो छोड़ने नहीं देता इंसान को, शरीर से दूर नहीं जाने देता। तो हम शरीर से दूर जाते हैं, अपने प्राणों से कनेक्ट करते हैं, अपने मन को काबू में लेते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बोला कि अर्जुन, ये मन के जो मन रूपी जो घोड़े हैं, अगर इनकी लगाम अपने हाथ में आ जाए, अगर इंसान अपने माइंड का स्वामी बन जाए, तो वो जिंदगी में किसी भी चीज को कॉन्कर कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मन का मालिक है वो अपने जीवन का मालिक है, जो मन का गुलाम है वो अपने जीवन का भी गुलाम। मन जीते जग जीते, मन हारे जग हार। तो इसीलिए हम उस मनोमय कोश के ऊपर काम करते हैं। लोगों की फीलिंग्स, लोगों के भाव, लोगों की प्रोग्रामिंग्स, लोगों के बिलीफ्स बदल जाते हैं। और जब ये बिलीफ्स बदलते हैं तो जिंदगी में चीजें यूं बदलने लगती है सर। ये भी एक बिलीफ ही है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये एक बिलीफ है। डायबिटीज ठीक नहीं होता, रिवर्स नहीं होता, ये एक बिलीफ है और कुछ नहीं है। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं लोगों को सर। आज से 50 साल पहले टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक लाइलाज बीमारी थी। सर हैजा फैल जाता था, ठीक नहीं होता था, गांव के गांव तबाह हो जाते थे, पैंडेमिक आ जाता था, एपिडेमिक आ जाता था। ये एक लाइलाज बीमारी थी। लाइलाज का मतलब क्या था? लाइलाज का मतलब ये नहीं था कि ये ठीक नहीं हो सकती, मतलब था कि हम इसका क्योर जानते नहीं है। ठीक वैसे ही आज ट्यूबरक्लोसिस ठीक होता है सर, आज हैजा होता ही नहीं है, आज प्लेग होता ही नहीं है। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिनके एक वैक्सीन से चीजें, एंटीडोट से चीजें ठीक हो जाती हैं। कोविड आया तो ये कोई लाइलाज बीमारी थी नहीं, उसका एंटीडोट खोजा, ठीक हो गया। वैसे ही कैंसर, आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि सिर्फ हमारे पास वो आज तो मतलब ये 5 साल पहले मैं बोलता तो ठीक था, लेकिन आज तो इम्यूनोथेरेपी, आप देखो एक चीज खोजी गई कि हमारी ही इम्यूनिटी को अगर बढ़ाया जाए तो वो कैंसर से, बेसिकली कैंसर सेल्स हैं क्या? हमारी इम्यूनिटी तो उनको खा नहीं पा रही है, उनको ईट अप नहीं कर पा रही है। हमारे टी सेल्स जिनको थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है, टी लिम्फोसाइट्स, वो उसको ईट अप तो नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इतना तो फर्क, और वो म्यूटेट हो रहा है। तो हमने उसका क्योर नहीं खोजा, इसका ये मतलब नहीं है कि क्योर है नहीं। और जो हमारे योगी, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो अंदर उतर के हर एक चीज का क्योर खोज पाए थे सर। और ये कोई बोले कि तुम वाह भाई वाह, माइक कैमरा लेके बोलना बड़ा आसान है, अंदर उतर के खोज लिया। सर
गैलीली तो कुछ हजार साल पहले हुए, कुछ मतलब सैकड़ों सालों की बात है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और देखा कि भाई ये ग्रह है, ये है, ये वो है, ये वो है, ये ब्रह्मांड सब चल। हमारे यहाँ पर सर हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप नहीं था, ब्रह्मांड में जाने का कोई स्कोप नहीं था, यहाँ फिर भी नवग्रह के मंदिर थे। सूर्य, बृहस्पति, शनि की तब भी पूजा होती थी और ये बताया जाता था बकायदा कि शनि के चारों तरफ एक रिंग है। शनि का नंबर 8 से क्यों एसोसिएट किया जाता है? क्योंकि 8 के आकृति के उसके चारों तरफ। तो कहने का मतलब है जो लोग अंदर उतरे थे उन्होंने सब जाना था, इसीलिए उन्होंने बोला अहम ब्रह्मस्मि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो इस ब्रह्मांड में, इस पिंड में अंदर उतर के इस ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। तो उन्होंने जब अंदर उतरे उन्होंने क्योर जाने, उन्होंने जाने कि ये शरीर जो है इससे पहले प्राणमय कोश भी है, उससे पहले मनोमय कोश भी है। तो शरीर को ठीक करना है उससे पहले प्राणमय कोश पे काम करो, ब्रेथ वर्क कुछ करने पड़ते हैं। शरीर को ठीक करना है पहले मन में जो व्याधियां पड़ी हैं इनके ऊपर काम करो। और यही काम आप देखोगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कर रहे हैं। सर हजारों लोग, 7-7 हजार लोग इवेंट में एक बार में जाते हैं और ऐसा जीवन बदल के आता है। मेरे लिए वो बड़े प्रेरणा स्रोत थे, इंस्पिरेशन थे। और ये जब बुक्स पढ़ रहा था उनकी बुक पढ़ी प्लेसिबो, यू आर द प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब है, मतलब आप तो भली बात ही जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते उनको पता होगा कि प्लेसिबो में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ लोगों को ये बोला गया कि उनको डिजीज थी कि तुमको ठीक करने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है, और दवाई दी गई। और कुछ लोगों को बोला गया कि तुमको ठीक करने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई दी जा रही है और मीठी गोली दी गई। पहले ग्रुप में भी 10 में से 7 लोग ठीक हुए, दूसरे ग्रुप में भी 10 में से 7 लोग ठीक हुए। दूसरे ग्रुप में तो मीठी गोली दी गई थी, ठीक कैसे हुए? उनको ये बिलीफ हो गया था कि तुमको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवाई मिली है, मनोमय कोश। तो अगर साधारण भाषा में, एक आम भाषा में बात करें तो ये सारा केमिकल लोचे का चक्कर है। मैं यही बोल रहा था कि जब सोचने से आपका मुंह जो है वो स्लाइवा रिलीज कर सकता है, स्ट्रेस में आने से आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर सकती है, खुश होने से आपका शरीर सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज कर सकता है, तो अगर आप यही माइंड को संकेत दें तो वो कैंसर को खत्म करने वाले टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स को रिलीज क्यों नहीं कर सकता? मेरा सवाल है, क्यों नहीं कर सकता सर? कर सकता। हर एक हार्मोन, स्ट्रेस में कॉर्टिसोल, यहां एक ग्लैंड है सर किडनी के ठीक दोनों किडनीज के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड्स, वो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज करते। कैसे करते हैं? आप स्ट्रेस ले लो थोड़ा सा, वो रिलीज, वो बुरे नहीं है केमिकल्स, हालांकि हमारे लिए अच्छे हैं, लगातार रिलीज हो तो बुरे। कैसे रिलीज हो रहे हैं सर? स्ट्रेस में आने से। मुंह में सलाइवा कैसे रिलीज हो रहा है? सिर्फ सोचने से। आपके अंदर डोपामिन कैसे रिलीज हो रहा है? सिर्फ फील गुड फैक्टर आने से। वाह भाई वाह, बड़ी चतुराई से ये चीजें रची गई कि ये सारे केमिकल्स तो सोचने से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन बाकी जिन्होंने हील करना है वो नहीं होते, उसके लिए दवाई खाओ। ठीक है, जरूर मैं मेडिकल साइंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, खाओ दवाई, खाते रहो, लेकिन उसके साथ उसके क्योर पे काम करना है। तो यहां से वो केमिकल लोचा जो आपने बोला, वो लोचे को बदलना पड़ेगा और उसको सही से बैलेंस करना पड़ेगा, जो हम अपने विचारों को बदल के बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि सही रूप में आपने सारा कुछ बहुत अच्छी तरह बताया और मुझे लगता है लोग को समझ में भी आया होगा। कुछ केस स्टडीज, कुछ लोग ठीक हुए हों, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि ये सारा प्रैक्टिस करके, मनस्थिति ठीक करके, फिर उस पर भी आएंगे कि मनस्थिति को नॉर्मल लाइफ में बगैर रिट्रीट अटेंड किए हुए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, परेशान रहते हैं घर वालों से, वाइफ से, हस्बैंड से, सास से, ससुर से, धंधे से, हर चीज में नेगेटिविटी, पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया, इकॉनमी, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, हर चीज का स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा गाइड करें लोगों को। बट बड़ा बड़ा केस स्टडीज, कुछ कैंसर, कुछ डायबिटीज, कोई आर्थराइटिस, किस तरह के लोग आते हैं और कितने टाइम में वो ये सब चीजें चेंज करके ठीक। बहुत बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि ये वाकई आपकी ऑडियंस को अगर हम ये इंसाइट दे पाए तो हमारा यहाँ पर आज बात करना सफल हो जाएगा। सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे ही हीलिंग केस का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक बच्ची थी, उस बच्ची को एस्थमा का अटैक आता था और कई सालों से एस्थमा का अटैक आता था सर। वो एस्थमा का अटैक जब आता था तो वो इतने डीपर लेवल पे आता था कि वो बहुत गंभीर हो जाती थी और अब तो इनहेलर ले रही है और पता नहीं क्या कर रही है और कोई क्योर नहीं हो रहा। और वो बच्ची बोलती है, वो कहती कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। क्या उम्र होगी बच्ची की? मेरे ख्याल 18-19 साल की एज होगी कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। इतना ज्यादा इस चीज से मुझे वो कि मतलब जब वो होता है ना सर,
कोई भी इनफैक्ट सिंपल सा एक सिर का दर्द भी होगा ना, अगर वो भी लगातार रोज किसी को होता रहे ना, वो भी इंसान उससे बचने आधा के लिए घंटा होता है, 1 घंटा होता है यार, काम नहीं होता, काम नहीं होता। और चिड़चिड़ा हो जाता सोचो है। कोई ऐसा रोग या कोई ऐसी चीज जो लगातार किसी इंसान के साथ बनी रहे और उसका क्योर ना हो रहा, दवाइयां खाने के बावजूद भी, तो वो कहती है मैं अपना जीवन खत्म करना चाहती हूँ। उस बच्ची को जब विजुअलाइजेशन करवाया गया और वो गहरे विजुअलाइजेशंस में जब गई, प्रॉपर कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं, तो उसने अंदर गहरे में, क्योंकि बहुत सी चीजें सिर्फ दबी पड़ी हैं, वो निकलती कब है? जब हम विचारों के जाल से शांत होते हैं, जब हम शरीर से थोड़ा सा डिटैच होते हैं। ये तो शरीर ही हमें नहीं छोड़ता है, हमें शरीर का भाव ही हमारे गहरे मनोमय कोष तक जाने नहीं देता है। जैसे कभी आपके साथ भी सर ऐसा हुआ होगा कि कोई चाबी खो गई, चश्मा रख दिया इधर का उधर उठा के, कोई स्पेक्स गियर्स कुछ कहीं पड़े, कुछ छोड़ दिए, सारा ढूंढ रहे हैं चाबी का, वॉलेट कहां रख दिया, मिल नहीं रहा। आधा घंटा ढूंढते रहे सर, मिल नहीं रहा। लेकिन आधे घंटे के बाद आराम से आके बैठे, यार एक गिलास पानी देना है यार, अरे यार वहां रखी थी चाबी। जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर हुआ होगा सर आपके साथ, कई बार हुआ है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ सर, जब दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे तब तो वो चीज मिल नहीं रही थी, रिलैक्स बैठे होते हो जाता है। हर एक चीज जब दिमाग के घोड़े दौड़ना शांत होते हैं, मनोमय कोश हमारा थोड़ा सा टैप इन होता है, तो चीजों के सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। वो चीज 5 साल पहले भी कुछ कहीं रखा था ना सर, वो भी आ सकता है दिमाग में, जो मिल नहीं रहा कि वो कहाँ रखा था। कई बार तो सोते सोते जब रिलैक्स हो जाते हैं, बिस्तरे पे जाते हैं, मोबाइल बंद करते हैं और हमारे को तब कुछ चीजें सॉल्यूशन दिमाग में दिखने लगते हैं। तो वो बच्ची ने जब विजुअलाइजेशन कुछ प्रैक्टिकली डिजाइन किए गए उसने किया, तो उसने एक मेमोरी देखी सर। उसने देखा कि जब वो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी, मैं मतलब कई बार ये बताता नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। वो बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी, छोटी सी। वो बोली कि सर मेरे खुद के चाचा मेरे साथ गलत करते थे सर। मतलब मैं भी, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर कभी ये सुन के। बोल यार, मुंह बंद कर देते थे सर, सांस नहीं आता। आप कह रहे हो गोली खाने से ठीक होगा? ये कुछ इमोशन पड़ा हुआ है सर, सदियों पुरानी फीलिंग पड़ी हुई है। आज भी अंदर अंदर वो उस चीज से डर रही है और वो सांस का रुक जाना ट्रिगर हो रहा है। हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? काम किस चीज के ऊपर करना था? उस इमोशन को जैसे ही दिमाग से, पहली चीज तो कई लोग मुझे आके बोलते हैं सर आपका विजुअलाइजेशन किया, मेरा सिरदर्द बढ़ गया। मैं कहा बढ़ेगा, चीजें सरफेस लेवल पर, इसी चीज से तो हम डरते आ रहे हैं जिंदगी भर कि चीजें सरफेस लेवल पर निकल के ना आए और हम उनको दबाते रहते हैं। सर मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ हुआ था मेरे साथ कुछ। अरे हुआ था तो इसका मतलब याद नहीं है, तो इसका मतलब है अभी भी वो यहां पड़ा हुआ है। सर वो बाहर निकला, बाहर निकल के धीरे धीरे कुछ और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस हुई। वो दिन है, आज का दिन है, उस बच्ची ने इनहेलर नहीं दिया सर। इतने साल पुराना वो जो रोग था, जो ठीक नहीं हो रहा था, आप सोचो उसको ठीक करने के लिए क्या लगा? सिर्फ हमको डीप टैप इन करना पड़ा। और वो कह रही है सर ये तो मुझे, जब ये मेरे साथ होता था तब तो मुझे बच्ची थी, मुझे तो ये याद ही नहीं था, ये आया कहां से? ये अंदर पड़ा हुआ था सर, विध्वंस मचा रहा था, वो सांसों का रुकना विध्वंस मचा रहा था। लेकिन वो डीप गई। तो हमने किस चीज के ऊपर काम किया? हमने अस्थमा के ऊपर काम नहीं किया। या कोई भी हीलर जो है इस तरह का, जो विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं दुनिया में लोग, वो उसके वो ये नहीं पूछ रहे तुमको अस्थमा के, नहीं, वो कह रहे हैं शांत हो जाओ, अंदर बैठो, इमोशन देखेंगे क्या है, उस इमोशन के ऊपर काम करेंगे। अब पता चला कोई मुंह बंद कर रहा है, फिर हम उसके इमोशन को रिवर्स करेंगे सर। अब वहां से करंट जिंदगी पे, कितनी खुशनुमा जिंदगी है, क्या क्या जीवन में अच्छा है, फिर वो जो सांस घुट रही है उसका लिंक जो है उस मुंह बंद करने से, अब उसका लिंक एसोसिएशन जो है वो बदलेंगे। और जब वो बदलेगा दिमाग में, आप देखोगे वही। एक बार मेरे एक दोस्त ने बोला मुझे ना यार ये वाली सब्जी करेले की और ये टिंडे की बिल्कुल पसंद नहीं है यार, मेरे घर एक दिन खाने में बिल्कुल पसंद नहीं। वही दोस्त 1.5-2 साल बाद मेरे घर आया और कुदरती ऐसा हुआ कि करेले बना। वो बोला भाई ये तो बड़ी बढ़िया। मैं कहा यार मेरे को तो ध्यान ही नहीं था कि तुझे करेले पसंद नहीं है, गलती से बोला भाई बड़ी पसंद है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला जब से डायबिटीज हुई है ये मेरी फेवरेट सब्जी हो गई। क्योंकि मन ने मान लिया कि करेला खाना चाहिए डायबिटीज। अब अंदर से वही चीज जो भाती नहीं थी, अब वही मन कह रहा है भाई ये तो सोना है, ये तो बहुत बढ़िया। क्यों? कहां से चीज बदली? क्या उसका टेस्ट बदल गया सर? पहले उसमें नमक था, उसमें चीनी डालते हैं, नहीं, बदला क्या है? उसका मीनिंग हमने बदल दिया, उसका एसोसिएशन बदल दिया। पहले उसका एसोसिएशन कड़वे से पेन के साथ था, अब उसका
उसी कड़वाहट का एसोसिएशन प्लेजर के साथ है कि ये कड़वापन जब अंदर जा रहा है तो ये डायबिटीज को हमारे इंसुलिन के ऊपर, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है। हमने क्या किया, उस इमोशन का मीनिंग बदला। तो ऐसी एक नहीं सर, सैकड़ों हजारों के स्टडीज हैं, लोगों ने अपने कैंसर्स तक को भी रिवर्स किया। इनफैक्ट हमारे एक पार्टिसिपेंट, उनको डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पास समय कम है और ये 3-4 महीने का समय है तुम्हारे पास। अब लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप कैंसर ठीक कर दो। मैं कहूं नहीं भैया, मैं नहीं करता हूं। मैं तो अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करने को तैयार हो, मनोमय कोश में टैप इन करने को तैयार हो, अपने बिलीफ को मुझे देने को तैयार हो कि ये बंदा मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो समझो काम हो गया। फिर मैं नहीं कर रहा हूं, समझो तुमने खुद ने ही कर लिया। मैं मजाक में कई बार लोगों को बोलता हूं, एक लेडीज कई बार बोलते हैं कि उस डॉक्टर को दिखाएंगे ना, बच्चे की दवाई उससे लेंगे ना ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं वो युगांडा से पढ़ के आया है, वो पैरासिटामोल की जगह क्या लिखेगा, लेकिन बिलीफ है। उस मंदिर में माथा टेकेंगे। एक बार सर वहां हुआ हूं, मेरा जो काम है ना वो बनता बनता बिगड़ जाता है, वहां हुआ हूं काम बन जाए। सर बिलीफ है हमारा, अंदर से हम बिलीव करो। नो डाउट चीजें, मंदिर मस्जिद या किसी के बिलीफ, वो चीजें काम करती हैं, लेकिन उससे भी बड़ा काम करता है बिलीफ। बिलीफ ही है, सब बिलीफ है। पत्थर में भगवान है, पत्थर में भगवान है, सब चीज में भगवान है, हर चीज है। तो वही व्यक्ति ने जो जिनको डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पास कम समय है, उन्होंने एक तो सरेंडर किया, पूरा बिलीफ दिखाया और वो चीजों को बदलने को भी तैयार थे। नहीं तो 90% लोग तो हाँ ठीक है, माइक तुम्हारे हाथ में, बढ़िया लाइट लगी है, कैमरा लगा, बकवास करते रहो, बोलते रहो जितना बोलना है। मतलब लोग एक करेज ही डेवलप नहीं करते क्योंकि उनका ये बिलीफ है कि चीजें बदलती नहीं, तुम सिर्फ बात कर रहे हो। ये भी एक बिलीफ है। और लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तुम ये जो तुम बोल रहे हो ना बिल्कुल बकवास है। तुम बहुत ठीक बात बोल रहे हो। जैसे किसी को, एक व्यक्ति ने किसी को बोला कि क्या मैं ठीक हो सकता हूं, मेरे को तो लगता है मैं ठीक नहीं हो सकता। कहता हाँ तो ठीक नहीं हो सकता। दूसरे ने बोला सर मुझे लगता है आपके पास आ गया हूं, ठीक हो सकता हूं। कह रहा डेफिनेटली तू ठीक हो चुका है, समझ। इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कांट, यू आर ऑल्सो राइट। क्योंकि आपका जो बिलीफ है वही आपको बल देता है। वो व्यक्ति मेरे पास है, बोले सर मुझे ऐसे लगता है कि जो चीजें आप ये करवाते हो मैं भी करूंगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी डाइट में कुछ चेंजेस किए, उन्होंने सप्त चक्र ध्यान करना शुरू किया। उनको जो चैलेंज था उनके प्रोस्टेट से रिलेटेड था, और उन्होंने सप्त चक्र ध्यान किया। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे, सप्त चक्र ध्यान में 7 चक्र होते हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। हर एक चक्र का अपना एक कलर होता है। मूलाधार चक्र का कलर होता है रेड, और उनको जो चैलेंज था वो मूलाधार चक्र के रीजन से एसोसिएटेड था। सर 90 दिन तक मूलाधार चक्र का लाल रंग नहीं दिखा आंखें बंद करके, जबकि कितनी देर लगती है। अगर मैं कहूं रेड कलर देखो ऐसे दिखता है, लेकिन अगर मैं कहूं मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाओ और लाल रंग देखो, दिखता नहीं था सर 90 दिन तक। लेकिन उस व्यक्ति ने उन्होंने कहा जी आप जो कह रहे हो मैं करता जाऊंगा। अच्छा, वो करते गए सर। वो जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हैरान थे कि भैया तुम चलते फिरते कैसे आ रहे हो। और उनका जब टेस्ट करवाया गया, पैट दोबारा रिपोर्ट करवाई गई, उनकी बॉडी में कैंसर नहीं था। नो डाउट वो डाइट में चेंजेस किए, बहुत सारे और लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने उन चक्रास पर, एनर्जी सेंटर्स पर, वो रीजन जिसके ऊपर दिक्कत आ रखी है उसके ऊपर काम किया, तो चीजें यूं बदलने लगी सर। और ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लोग आके बोलते हैं तुम ये ठीक कर देते हो। मैंने कहा नहीं, जो मेरे पास आता है खुद करता है, मैं तो सिर्फ एक बिलीफ देने का काम करता हूं। तो जो भी व्यक्ति, लोग रिट्रीट में आना, मैं ये नहीं कहता हूं, किसी को भी नहीं बोलता हूं आ जाओ रिट्रीट में, आप आएंगे मुलाकात होगी बहुत आनंद आएगा। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते, नहीं आना या किसी भी तरह से नहीं जुड़ सकते, वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन घर पर बैठे एक काम करें। एक तो वो विजुअलाइजेशंस करें जिस चीज को वो अपने जीवन में चाहते हैं, धन दौलत नाम इज्जत शौहरत हेल्थ, किसी भी चीज को वो पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऐसा देखें कि वो ठीक हो रहा है, हो चुका है और उसको पा चुके हैं। कई लोग बोलेंगे जी हम कैसे करेंगे विजुअलाइजेशंस, कैसे मिलेंगी? मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। और जो भी वहां पर वीडियो देखने के लिए आए वो खाली वीडियो नहीं देखे सर। मैं ये चैलेंज से आपके पॉडकास्ट में बात बोल रहा हूं, वो पहले उस विजुअलाइजेशन के कमेंट्स को पढ़े। हजारों की तादाद में कमेंट्स हैं, कमेंट पढ़े कि लोग क्या बोल रहे हैं। क्या कोई बोल रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं? क्या कोई बोल रहा है मुझे फर्क? अगर आपको लगे कि कम से कम 95% कमेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं चमत्कार हो गया, तो वो विजुअलाइजेशंस कीजिए, जिंदगी में बदलाव आएगा। और जो बाकी जितने भी इवेंट्स हैं ऑनलाइन, उसमें लोग आए तो बहुत बढ़िया। ऑफलाइन तो हम मिलेंगे ही, और मुझे लगता है कि जब आप वहां पर आएंगे, आप जब इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि
वहां पर लोग कैसे ट्रेमेंडसली अपने जीवन में बदलाव ला। सर लोग आकर के मुझे बोल रहे हैं सर हमारी उम्र बढ़ जा रही है। एक व्यक्ति मेरे पास आकर आए हमारे इवेंट के बाद, वो बोले सर पिछले 40 साल में इतना पैसा नहीं कमाया था जितने पिछले 6 महीने में कमाया आपके इवेंट के बाद। वो क्रेडिट मुझे दे रहे हैं कि आपके, मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने ऑरा को, अपने बायो एनर्जी फील्ड को, अपने मनोमय कोश को, अपने बिलीव्स को बदला। ये उसका बाय प्रोडक्ट है, ये उसका चमत्कार है। जो आम का सबसे पहला शुरुआती एग्जाम्पल आपने दिया, वो आम किसका बाय प्रोडक्ट है? वो बाय प्रोडक्ट है उसकी जड़ों पर काम की गई चीजों का, उसके रूट्स पर जो खाद डाली गई, उसके रूट्स पर जो धूप लगी, उसमें जो पानी दिया गया, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो वो आम खूबसूरत और रसीला बन जाता है, जीवन भी खूबसूरत और रसीला बन जाता है अगर उन रूट्स पर काम कर लिया जाए। लोग चमत्कृत होते हैं आकर के कि हमने कैसे अपने जीवन को बदला, हमें भी यकीन नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि लोग अगर यहां से चीजों को बदलना शुरू कर दें, बाहर सब कुछ बदलने लगता है। बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटा जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये विजुअलाइजेशन और इसको बदलने का आप प्रोसेस एक करते हैं। जी जी जी। उसमें बहुत लोगों को विजुअलाइजेशन, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा लॉजिकल माइंड है, बहुत बिलीव नहीं करता बहुत सी चीजों में। तो मुझे साइंस चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए, कन्विंसिंग चाहिए, मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पाता हूँ। उसको आप कैसे हेल्प करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो माइंड है ना, लॉजिकल माइंड, वो बीच में तभी आता है जब लॉजिकल माइंड पूरा तैयार होता है बीच में आने के लिए। इसीलिए हमने ये रिट्रीट रखा 7 दिन का कि बहुत से विजुअलाइजेशन से पहले हम बहुत से ब्रेथ वर्क्स करते हैं, बहुत सी बॉडी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि माइंड बचता ही नहीं सर। अच्छा, तो लॉजिकल माइंड कहते हैं तू सो जा। वो मतलब एक हमारी एक्टिविटी ऐसी होती है, हमारे गुरुओं में से एक गुरु है जिनको पूरी दुनिया में से बहुत से लोग फॉलो करते हैं, उनका नाम है आचार्य रजनीश। ओशो के नाम से बहुत से लोग उनको जानते हैं। उनका दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत ध्यान है जिसको डायनामिक मेडिटेशन कहा जाता है। उसमें कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से 2-3 चरण हमने और ऐड किए जिसको हम रिदमिक रिलीज मेडिटेशन बोलते हैं सर। 1 घंटे का वो मेडिटेशन प्रोसेस है जिसमें शरीर तोड़ना होता है। शरीर मतलब इतना शरीर हिलाना होता है, इतनी शरीर के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं करनी होती हैं। 1 मिनट के अंदर मतलब शरीर 15 एक्शंस ले लेता है सर, इधर का उधर। और वो 1 घंटे तक करने के बाद इंसान का माइंड बचता ही नहीं है। वो कहता है कि भाई सरेंडर सर। ब्रेन वेव्स बड़ी शांत हो जाती हैं। जब तक आप बीटा ब्रेन वेव में हैं तब तक ये एनालिटिकल माइंड काम कर रहा है सर। क्या सोने के बाद भी आप तर्क करते हो कि ये सपना है, ये सपना ना है? क्या तर्क कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं? क्योंकि बीटा वेव में हम हैं ही नहीं, हम कॉन्शियस में है। कॉन्शियस तर्क करता है और जब कॉन्शियस को आपने बाईपास कर लिया, आप बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा में चले गए, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चले गए। अब तो जो प्रोग्रामिंग है, अब तो जो बोला जा रहा है वही काम करेगा सर। इसीलिए वो जो मां के गर्भ से चक्रव्यूह भेदन बच्चा सीख गया, और जब वहां पर वो सोचो, ये कहानी का कोई तो लॉजिक रहा होगा। वो कैसे सीख गया कि वो मां भी सोई लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर चीजें जाती रही। तो हम जो एक्टिविटीज वहां करते हैं, पहले तो वो लॉजिकल माइंड को हम शांत कर देते हैं सर। ब्रेन वेव बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा में ले आते हैं, जहां पर वो लॉजिक लगाने के लिए दिमाग है ही नहीं। सिर्फ हिप्नोसिस की कमांड्स चल रही है, इंसान सुनता जा रहा है, उसको भी नहीं पता लग रहा कि मैं क्या सुन रहा हूं। वो उठने के बाद मैं उससे पूछता हूं क्या हुआ, पता नहीं सर, सो गया था। मैं कहा तुम सोए नहीं थे। अगर सोए होते तो इस टाइम तुम उठे ना होते जब मैं कह रहा था सब लोग जाग जाइए। तो तुम सोए रहते, मेरी कमांड से कैसे उठ गए? तो कोई तो था जो सुन रहा था। वो कौन सुन रहा था? सब कॉन्शियस। और मुझे तो सर लोगों के कॉन्शियस से, तर्क से भिड़ना ही नहीं है। कोई बोले सर ये जो तुम करवा रहे हो, ये साइंस, ये लॉजिक, ठीक नहीं, मैं ठीक, कोई बात। मुझे तो आपके सब कॉन्शियस को यही बात समझानी है। जिस दिन ये तर्क करने वाला माइंड नहीं होगा, उस दिन वो खुद ब खुद समझ जाएगा, और 2 महीने बाद तुम आके बोलोगे भैया जो तुम कर रहे हो वो तो हमारे योगी बता करके गए, फर्क सिर्फ इतना है कि हम मान नहीं रहे। तो ये तर्क वाला माइंड जैसे ही शांत होता है, चीजें सबकॉन्शियस तक उतरती है और बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बहुत खूब। तो अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं अपने सेशन का। तो व्यूअर्स के लिए आज से जो भी टाइम ये वीडियो रिलीज होगा, वहां से देखें ऐसी कौन सी 1, 2, 3, 4, 5 या 7 पॉइंट या 1 पॉइंट वो अभी से करना शुरू कर दे, ताकि
कुछ तो कुछ उनको जिंदगी में फर्क उसी टाइम से मिलना शुरू हो जाए, इस सेशन का उनको सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाए कि चलो जो उन्होंने टाइम दिया इसको देखने के लिए, आपने अपना कीमती टाइम दिया, इतना कुछ नॉलेज, इतनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए, उनको कुछ सीधा सीधा फायदा होना शुरू हो जाए इमीडिएटली। कुछ ऐसे हैक्स दे दीजिए जरा। सुरेश सर, मैं बोलता हूँ कि लोगों को 3 चीजें अगर वो इमीडिएटली अपनी जिंदगी में अपना लेना सर, 90% चीजें उनकी जो गलत हो रखी है लाइफ में वो ठीक होने लग जाएंगी, बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी, लोगों की जिंदगी में पैसा बढ़ने लग जाएगा, लोगों की जिंदगी में जो चाहते हैं वो पाने लग जाएंगे। 3 चीजें, जिसमें सबसे पहली चीज तो है कि वो शुक्र अदा करना शुरू करें, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, जितना हो सकता है हर चीज का। इनफैक्ट कई बार तो मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, यार कई बार बैठे बैठे ना यूट्यूब के लिए ग्रैटिट्यूड निकलता है, कई बार बैठे बैठे जियो के लिए ग्रैटिट्यूड निकलता है। ये ना आता, ये ना होता, लोगों तक ये चीजें ना पहुंचती, ये बदलाव ना, मैंने कहा पता नहीं किस किस चीज के लिए शुक्र अदा करने का भाव निकलता है। सबसे पहला शुक्र अदा कीजिए। मैं करता हूँ कि मेरा इतना अच्छा खाना खिलाता है, अरे क्या मेरा बात, ड्राइवर इतना अच्छा है, मेरा स्टाफ इतना अच्छा है, मेरे दोस्त, सपोर्ट सिस्टम, आप ध्रुवे, जितने लोग नेटवर्क में जुड़े हैं, तो मन से निकलती है, मन कितना से। अच्छा। और ये आपने 100% सही बात बोली। ये सिर्फ करने की चीज नहीं है कि मैंने कह दिया, ये मन से महसूस करने की चीज है। तो जितना हो सकता है शुक्र अदा कीजिए, जिसको आप मानते हो, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, जीसस, बुद्धा, डिवाइन इंटेलिजेंस तक को भी जिसको मानते हो कि वाह भाई। मैं तो कहता हूँ रोज सुबह उठ गए, क्योंकि कई लाख लोग तो सर सोते सोते चले गए, तो क्या ये शुक्र नहीं अदा कर सकते 1 मिनट के लिए कि शुक्रिया, एक और दिन मिला मुझे जीने के लिए। सबसे पहली चीज सर शुक्र अदा जो इंसान करता है, कहते हैं जब आप कंप्लेंट करते हैं तो जिंदगी में कंप्लेंट करने की और चीजें बढ़ती रहती हैं। Whatever you give energy to that expand. जहां एनर्जी जाएगी वहां अटेंशन जाएगा, एनर्जी फ्लो करने लगती है वहां। और अगर आप शुक्र करते हैं तो शुक्र करने वाली चीजें बढ़ने लगती है। सबसे पहला ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज मैं लोगों को बोलता हूं प्लेफुलनेस। बच्चा बन जाओ, खुश रहो, बच्चा बन जाओ। हमने बड़े होना था, बच्चे से बड़ा होना था, लेकिन बचपने को नहीं खोना था सर। एक मुझे याद है, हमारे एक पार्टिसिपेंट हमारे नोदा सेल्फ इवेंट में आए, उनकी जिंदगी में सर ऑटो इम्यून 3-4 कंडीशंस उनको हो रखी हैं, थायराइड उनका बढ़ा हुआ है, बीपी उनका बढ़ा हुआ है, कई चैलेंजेस। और मैं जब भी उनको देखता हूँ ऐसे बैठ, मुंह फुला के वो बंदा बैठा हुआ है। मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया, मैंने कहा, नाम नहीं लूंगा उनका, मैंने कहा भैया ये सीरियस से रहते हो, थोड़ा खुश रहा, हंसा करो। वो बोले अनुराग भाई, घर का मुखिया हूं, 3 बच्चों का बाप हूं, अगर मैं हंसी मजाक करूंगा, अगर सीरियस नहीं लूंगा ना, बच्चे हल्के में ले लेते हैं। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, बच्चे हल्के में? बोले बच्चे बात मजाक करो ना, सीरियस ना रहो, तो इसलिए मैं घर का मुखिया हूं तो थोड़ा सीरियस रहता हूं। ऐसे लोग हैं कई, हाँ मैंने देखा कि स्माइल करूंगा तो लोग हल्के में ले लेंगे भाई, लोग मुझे छोटा समझने लग जाएंगे, लोगों को लगे मैं ज्यादा फ्रेंडली हूं, नहीं पड़ेगा, ऑफिस में रोब नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट वर्ड, रोब नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भाई तुम बच्चे नहीं बड़े कर रहे, गुलाम बड़े कर रहे हो। बच्चों को तुम्हारे खौफ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत से डर कि ये मैं इसलिए ना करूं क्योंकि मैं अपने माता पिता को, पेरेंट्स को मैं प्यार करता या करती हूं, इसलिए लोग बच्चे ना करें, न कि इसलिए कि जूता पड़ेगा तो ना करो। उनके अंदर मॉरल वैल्यूज तभी डेवलप होंगी जब मोहब्बत से बड़ा करोगे। तो दूसरी चीज तो मैं करता हूँ, आप पहली दोनों कर रहे हो आप। पहला ग्रेटिट्यूड भी, दूसरा बारिश पड़ती में म्यूजिक लगा के डांस बारिश के मजे लेता हूँ, और हर पार्टी शादी में मैं सबसे ज्यादा नाचता हूँ, क्या बात, सबसे ज्यादा खुशी मनाता हूँ। ये 2 चीजें तो मैं सही में खुद भी कर रहा हूँ, और जो लोग ये देख रहे हैं उनको करनी चाहिए। जब आप घर जाए ना शाम को, थोड़ा सा ऐड करूंगा, प्लीज आपके सामने शोभा नहीं देता बहुत, अरे सर कैसी बात है। लेकिन जब आप, मैं लोगों को सिखाता हूँ कि घर जाए ना तो एक ऐसी फीलिंग लेके जाइए कि हम जेम्स बॉन्ड हैं, वो जिंदगी कभी हारता नहीं है, कोई गोली नहीं लगती, मार नहीं खाता। तो घर ऐसे जाइए जेम्स बॉन्ड, चिड़चिड़े होके मत जाइए कि आज बॉस से डांट पड़ी, आज दिन खराब है, आज दिन बहुत अच्छा गुजरा, हमारा वीडियो देखा आपको अच्छा लगा। कुछ ऐसी चीजें सोचिए कि कितने लोगों से मिला, तो अच्छी तरह घर जाएंगे तो किसी से चिड़चिड़े होकर जवाब नहीं देंगे। वाइफ पूछेगी क्या बनाओ, जो मर्जी बना लो। लोग लड़ने लग जाते हैं इतनी सी बात के ऊपर, वो कहते हैं सर नमक कम ज्यादा हो जाए इस बात में 10 दिन लड़ाई रहती है। दाल बना लो, हर रोज तो दाल बनाती हो, तो जब पूछ रही हो क्या बनाओ तो जवाब नहीं दे रहे हो, अपनी मर्जी से बताती हो तो लड़ रहे हो। तो घर जाओ भाई जेम्स बॉन्ड की, मैं तो रिंगटोन भी जेम्स बॉन्ड। अच्छा, आप फोन करेंगे तो वही आएगी, क्योंकि मैं फील करता हूँ मैं विनर इन लाइफ।
क्या बात। तीसरी चीज बताइए। बहुत बढ़िया सुरेश जी। तो प्लेफुलनेस इंसान के पास जरूर होनी चाहिए। बचपना जिसका बरकरार है वो जीवन में कभी मार नहीं खाता सर, वो मुस्कुराता ही रहता है, शरीर में बीमारियां नहीं रहती, शरीर में बीमारियां नहीं रहती सर। और तीसरी सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है वो है मोहब्बत, लव। लव, लव का मतलब ऐसा प्यार जिसको हम लोग अनकंडीशनल लव बोलते हैं सर। एक ऐसा काम, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जरूर अपने जिंदगी में रखो जो सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत में। एक ऐसा काम जिससे आप मोहब्बत करते हो, नो मैटर कि आप कितने बड़े आदमी हो, नो मैटर आप कितने पैसे कमाते हो, आपका क्या स्टेटस है, लेकिन आप ये काम इसलिए करते हो कि आप इससे मोहब्बत कल भी करते थे, आज भी करते हो और करते रहोगे। अब वो मोहब्बत आप कहीं ढूंढ सकते हो। कई लोग ये मोहब्बत किसी लाइफ पार्टनर में ढूंढ लेते हैं, कई लोग किसी रिलेटिव में, कई लोग माता पिता में, कई लोग बच्चों में, कई लोग अपने काम में भी ढूंढ लेते हैं सर। कई लोग कहते हैं कि ठीक है मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूं कि जब काम पे जाता हूं ऐसा लगता ही नहीं कि काम पे जा रहा हूं, ऐसा लगता है कि मोहब्बत ही कर रहा हूं। सर लियोनार्डो दा विंची जो थे वो स्कल्पचर्स बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। कहते हैं उनके जो पांव की जो स्किन थी, जो नीचे की लेयर होती है, वो जूते से चिपक जाती थी सर। 40-40 घंटे खड़े रहकर मूर्ति बनाते थे, पैर चिपक जाते थे सर नीचे। लोग कहते थे ये क्या, वो कहते मुझे पता ही नहीं, मैं तो मोहब्बत में था, समय का पता ही नहीं लगा। कबीर जी कहते हैं जुलाहे थे, वो बुनकर थे, बुनने का काम करते थे, बुनते बुनते भगवान को पा गए। वो ऐसा क्योंकि जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो ना वहां आप खो जाते हो, ना समय है, और जब आप खो जाते हो तब आप वो प्राणमय कोश और मनोमय कोश में टैप इन कर जाते हो सर। अन्नमय कोश अपने आप वो ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस में आने लगता है जब आप उस मोहब्बत में होते हो। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि कोई एक ऐसी वजह जिंदगी में जरूर रखो जिससे आप अपने आप को वो इंस्पिरेशन, वो मोहब्बत दे सको, वो प्रेरणा दे सको कि ये मैं इसलिए नहीं करता कि ये पैसे मिलेंगे, मैं गिटार इसलिए नहीं बजाता कि गिटार बजाने से मैं सुनाऊंगा तो लोग वाह वाह, नहीं, मैं बजाने का मन करता है इसलिए बजाता हूँ, आनंदित होता हूँ। वो चीज आपके मन, सेहत और लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए और आपको वो मोहब्बत से भर दे। मैं कहता हूँ ये 3 काम अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में रोज के बेसिस पर करता रहे, रोज शुक्र अदा करो जिसका हो सकता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके लिए आप वो शुक्र अदा करना चाहते हो, उसका नाम लिख करके उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करके यहाँ जरूर बताइएगा कि कमेंट पढ़ने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों की जिंदगी में लोगों के लिए ग्रेटफुल हैं, किसके लिए ग्रेटफुल है, किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। और यकीन मानना आपका ये कमेंट नहीं रहेगा, बल्कि अगर आप ये लिखते हैं तो हजारों लाखों लोगों को आपके कमेंट से प्रेरणा मिलने वाली है और एक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा बदलाव लाने के लिए। इंतजार रहेगा। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड, दूसरी चीज प्लेफुलनेस, बचपने को मत खोइए, बच्चे से बड़े हो जाइए, लेकिन छोटी छोटी हंसो, खेलो, बच्चों के साथ उठो बैठ। सर जिस घर में मैं एक मेरे बहुत अच्छे नोन है, दादा दादी बन गए, उनका बेटा यूएस रहता था, दादा दादी बन गए, पोता पोती हो गए, बेटा यूएस रहता है, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के घुटने में बड़ा दर्द है सर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, चैलेंज हो रखा है उनको, उनकी वाइफ को भी जो है दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, और वो रोज बस सिर्फ परेशान ही हो रहे हैं बच्चे से वीडियो कॉल करके। सर बेटा कमा वमा लिया, बढ़िया हो गया, वो अपना छोड़ छाड़ के यूएस से इंडिया आ गया। सर जिस दिन से घर में वो बच्चे आए हैं, न तो दादाजी को पता है कि घुटने में दर्द था और ना दादी को पता है कि ठीक से दिखता। सर वो दादाजी बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो रुकने का मन ही नहीं करता, ऐसा मन करता है इनके पीछे पीछे भागता रहूं सारा दिन। कहां गया दर्द, कहां गई आंखों की दिक्कत, क्यों? बच्चे बन गए सर। वो लोग जो अंदर से बच्चे बन जाते हैं, उनके स्किन के, उनके बॉडी के, उनके हर एक सेल के अंदर भी ये भाव आने लगता है कि दिल तो बच्चा है जी। वो बचपन में जब इंसान पहुंच जाता है ना सर, हमारे सेल नया जीवन पाते हैं, रीजुवेनेट होने लगते हैं, उम्र कम होने लगती है अगर बचपना आ जाए। तो प्लेफुलनेस को बरकरार रखिए। और तीसरी चीज सबसे ब्यूटीफुल, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव। एक चीज के साथ कीजिए, 10 के साथ कीजिए आपका मन हो तो, लेकिन उसको जिंदगी में जगह जरूर दीजिए, आपके अंदर बहुत सी चीजें बदलेंगी। एक फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज। ज्यादातर स्ट्रेस जो जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है, मुझे भी होता है कभी कभी, ये तीनों चीजें मैं करता हूँ। मैं काम से बहुत प्यार करता हूँ, 67 की उम्र में मैं 3 दिन स्टेज पे बोलता हूँ, तो 14-15 घंटे काम करता हूँ। लेकिन एक चीज जो मुझे भी सॉल्यूशन चाहिए, जो चीजें हमारे हिसाब से नहीं, एम्प्लॉय है, बॉस है, डांट टूट दिया, मन खराब हो गया,
या गलत रिलेशनशिप में फंस गया, शादी ठीक नहीं हुई वाइफ की हस्बैंड की, बहुत सारा वहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, कभी कोई बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस में, तो वो स्ट्रेस कॉज करता है और वो स्ट्रेस फिर बीमारियों में निकलता जाता है। तो वहां पर ये 3 चीजें तो कर रहा है आदमी, लेकिन अब वो चीजें तो अपने बस पे नहीं है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से आ रही हैं, उसको कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है सुरेश जी। मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ। मेरा एक दोस्त था, मैं दोस्त के पास गया तो वो कुछ भगवान का नाम ले रहा था, कोई गायत्री मंत्र ऐसा वैसा कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। तो मैं उस टाइम पर मैं बिल्कुल भी मैं एथियस्ट आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल किसी चीज़ को मानता नहीं था और ऐसा। तो मैंने जब उसको देखा कुछ ऐसा करते हुए, मैंने मजाक में उसको ऐसा टोन में जिसको हम बोलते हैं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये जो तू कर रहा है, क्या इससे भगवान अब तेरे को कोई दिक्कतें नहीं देगा? बड़ा खूबसूरत बात उसने बोली सर। बोला जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन उनको सहने की क्षमता आ जाएगी। हमारे जीवन में जो भी हम सर संसारिक प्राणी हैं, मानव हैं, हम बुद्ध नहीं है, बुद्धू हैं अभी भी। हम इस जीवन में आए हैं तो हमको स्ट्रेस होगा ही, हमारे साथ चैलेंजेस आएंगे ही, जिंदगी में कम ज्यादा होगा, कंपैरिजंस होंगे, एक्सपेक्टेशंस मीटअप नहीं होंगी, क्योंकि हम भगवान नहीं है। छोटा मोटा ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को कॉप अप करने का एक मैकेनिज्म बिल्ड कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म बिल्ड करना ही मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अपने YouTube चैनल के माध्यम से सब चीजें सिखाता हूं कि अगर आपने दिन में 10 मिनट के लिए गहरी सांस ली, सुरेश जी, डीप ब्रीदिंग। एक लड़का मेरे पास आया, बोला सर आपका डीप ब्रीदिंग का वीडियो देखा था सर, मैंने डीप ब्रीदिंग की सर, उसके बाद सर मेरे को अभी भी स्ट्रेस होता है। मेरा मन किया कि उसका कॉलर पकड़ के ऐसे ऐसे कर दूं और बोलूं तुम डीप ब्रीदिंग कर नहीं रहे हो। सर लोग सुन लेते हैं, एक बार करते हैं, उसके बाद नहीं करते। मेरे पास लोग आते हैं, सर स्ट्रेस है, कितने साल? सर 15 साल हो गए स्ट्रेस से। सर कल सुबह 10 मिनट डीप ब्रीदिंग की थी सर, ठीक नहीं हुआ। कितने साल से स्ट्रेस पाला हुआ है? 15 साल से। और मेरी डीप ब्रीदिंग को कितनी देर देने को तैयार हो? सर 10 मिनट। सर मैं कहता हूं 10 मिनट रोज दे दो। रोज सुबह जब आप खाली पेट हो, गहरी सांस नाभि में जाए, नाभि से वापस आए, और गहरी कर सको विजुअलाइज ऐसा करो कि मूलाधार तक जाएगी तो डायाफ्राम में, लंग्स में डायाफ्राम एक्सपैंड होगा, लेकिन विजुअलाइज कीजिए कि बहुत गहरी, बहुत स्लो, बहुत आराम से जा रही है और वापस आ रही है। सर पंचवायु से बना हुआ शरीर है, पंच प्राण इसको बोला गया, प्राण उदान अपान व्यान समान। 5 वायु साइंस ने 2 डिस्कवर कर ली हैं। उसने बोला हमारे एएनएस ऑटोनर्वस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक ऊपर, पैरासिम्पैथेटिक नीचे। जब हम गहरी सांस लेते हैं, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो कम रिलीज होते हैं। हमारे जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स अगर रिलीज भी हो तो उनको बॉडी ईट अप करने लगती है। वो जो सेरोटोनिन, वो जो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, अगर हम गहरी सांस लेंगे तो हमारे गट में सेरोटोनिन रिलीज होगा। सर सेरोटोनिन क्या है? पीस का केमिकल। वो देखा कौरवों पांडवों का युद्ध होता था, एक तीर इधर चला, एक तीर इधर चला, वो एक तीर खो जाता था। रामायण में एक तीर इधर राम का चला, एक रावण का चला, एक तीर खो जाता था। कौन सा खो जाता था? सर जिसकी पावर कम होती थी। अगर आपके गट, आपके यहां एड्रेनलिन ग्लैंड से कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है, और अगर आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, कैसे होता है? डीप ब्रीदिंग से। अगर वो किया तो यहां सेरोटोनिन रिलीज होगा। वो क्या है? वो पीस का केमिकल है। और अगर आपके पास पीस का केमिकल ज्यादा है और स्ट्रेस का केमिकल कम है तो कौन सा तीर चला जाएगा? सर स्ट्रेस वाला। बचेगा क्या? पीस वाला। जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, गलत लाइफ पार्टनर मिल गया, पैसा नहीं कमा पा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो उत्तेजित नहीं करेगा। आप एक शांत समंदर की लहरें जो दिखती है ना, वो उथल पुथल, लेकिन होती वो नहीं है। वो शांत दिखती है, दूर से शांत है, लेकिन होती क्या है? उथल पुथल होती है, बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर जो सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है वो ऊपर से आपको प्रभावित नहीं करेगा, वो शांत जैसा ही लगेगा, क्योंकि आपके अंदर का जो, आपके वर्ड को ही पकड़ के बोल रहा हूं सर, जो केमिकल लोचा है वो आपने समझ लिया और आपने गुड केमिकल्स रिलीज करने शुरू किए, तो आपने उस स्ट्रेस से कॉप अप कर लिया। तो स्ट्रेस आएगा, गलत पार्टनर आएगा, जो कर्म किए हैं उसका फल आएगा, लेकिन उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म आ जाएगा अगर एक छोटा सा डीप ब्रीदिंग को आप अपने जीवन में उतार लेते हो, अगर थोड़ी सी पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस को उतार लेते हो। सुबह उठते ही
आपने कुछ अच्छा विजुलाइज कर लिया, सुबह उठते ही आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लिया। सर हमारे टाइम पे क्या होता था, स्कूल में टीचर आते थे ना, किस दिन टीचर का मूड खराब होता था तो हम पता क्या बोलते थे, सर आज घर लड़के आए हैं। ऐसा मतलब सर आज घर लड़ाई करके आए हैं, यानी मतलब क्या था कि जो सुबह सुबह घर पे कांड हुआ है उसका असर पूरे दिन भर दिखाई दे रहा है। तो अगर सुबह सुबह एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख लिया जाए, सुबह सुबह कुछ अच्छा विजुअलाइज कर लिया जाए, सुबह सुबह गहरी सांस भर ली जाए, तो क्या वो पूरे दिन भर दिखाई नहीं देगा सर? दिखाई देगा। तो अगर हमको ये जो जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा ऊपर वाले का शुक्र, अगर ये 3-4 चीजें हम ऐड कर लें तो हम उनसे कॉप अप कर लेंगे। बहुत खूब, कितने सिंपल शब्दों में इन्होंने आज एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान दे दिया। मैं तो सीखा ही हूँ, आप भी सीखे होंगे बहुत कुछ। तब आपको क्या करना है, इसको दोबारा से देखना। पूरा देखा एक बार में सिर्फ 20% समझ में आएगा। इसको मैं लीकी बकेट बोलता हूँ। लीकी बकेट हिंदी में माना है जहां से बकेट में, बाल्टी में छेद होता है, निकल जाता है। तो आप दोबारा देखिएगा। अब इस बार आपको डायरी और पेन, कोई नोटबुक और पेन लेके बैठना है। जो जो बातें अनुराग जी ने बताई हैं उनको नोट करना है। नोट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आइएगा वापस, कमेंट में बताइएगा कि आपको फायदा हुआ कि नहीं। वो भी एक ग्रेटिट्यूड है अनुराग जी के लिए, इन्होंने टाइम निकाला, अपना पूरा इतना नॉलेज दिया, इतनी बातें आपको बताई। जो इतना ही कर लें, मैं जानता हूं इतने तजुर्बे के साथ कि इतना भी कर ले, जिसमें से 80% चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है। मेरे से कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो मेरा जवाब होता है सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ एंड अमेजिंग फ्रेंड्स। अरे वाह, क्या तो कहने से फर्क पड़ जाता है। एक स्माइल, जैसे अभी आपने बोला, ऐसे ही रिएक्शन ऐसे। और देखो ये दुखी से दुखी आदमी से रिएक्शन यही आता है। और सर आप ये देखो कि इस स्माइल, ये खाली एक स्माइल नहीं थी, बल्कि इसने कुछ केमिकल लोचा भी किया है अंदर आगे, कुछ अच्छे मेरे भी किया, आपके भी किया या बीवी सुनती उसको भी किया, उसने भी लड़ना बंद कर दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो थैंक यू वेरी मच। और कम से कम 10 लोगों से शेयर कीजिएगा, बड़े काम के वीडियो होते हैं यार। हमारे टाइम में नहीं था यूट्यूब जैसे वीडियो, नहीं थे। लाइब्रेरीज में जाके कुछ किताबें मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी, तो सीखने को नहीं मिलता था इतना कुछ। आज आपको ये एक प्लेटर के ऊपर, एक प्लेट पे सजा के इतना सारा ज्ञान मिल रहा है। इसको अपने यूज कीजिए जिंदगी में, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, एसोसिएट से शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें जितना फैलेंगी, ये दुनिया एक खूबसूरत दुनिया होगी। और जब ये दुनिया खूबसूरत होगी तो स्ट्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। थैंक यू।